हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 हम लोग ओम्स लॉ को पढ़ चुके थे और ये जान चुके थे V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर IR। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर एक दो छोटे मोटे सवाल लगाए थे इस फॉर्मूले से संबंधित। रो L by A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, and this is resistivity only depends on the material. ओके, चलिए, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं जितने भी सवाल हमने लगवाए थे आपको वो सारे समझ आए होंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। परसेंटेज वाले जो सवाल थे वो सवाल भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आम सवाल होते हैं कि अगर हमने लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि लेंथ बड़ी है, इसलिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और लेंथ के बढ़ते समय एरिया भी कम हो रहा होगा तो हमें वो भी ध्यान देना है। तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया था कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इनिशियल वॉल्यूम जो है एरिया इंटू लेंथ, फाइनल वॉल्यूम है एरिया डैश इंटू L डैश। और इसका यूज किया था और बहुत आसानी से वो सवाल कैसे सॉल्व होते हैं ये देखा था। ठीक है, चलिए, और भी कई मेथड है उसको सॉल्व करने के, अपने अपने तरीके हैं। सॉल्व कीजिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। एक सवाल है हमारे पास, ए यूनिफॉर्म वायर इज कट इनटू 4 सेगमेंट। एक वायर है, कॉपर का वायर, उसके 4 टुकड़े किए, कैंची से उसको ऐसे काटा, उसके 4 टुकड़े किए। ए यूनिफॉर्म वायर इज कट इनटू 4 सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अर्लियर सेगमेंट। और हमने काटते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा कि जो टुकड़े हैं वो अगला टुकड़ा पिछले वाले टुकड़े से 2 गुना हो। ठीक है, अगर इसकी लेंथ L तो इसकी लेंथ 2L और इसकी लेंथ इससे भी 2 गुनी यानी 4L। 1 2 3 टुकड़े हो गए तो इसकी लेंथ हो जाएगी 8L। इस तरह हमने ये 4 टुकड़े काटे कि जो अगला टुकड़ा है वो पिछले वाले टुकड़े से 2 गुना हो। ठीक है, चलिए। इफ द शॉर्टेस्ट सेगमेंट हैज 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल वायर। इफ द शॉर्टेस्ट सेगमेंट, शॉर्टेस्ट ये है, इसका 4 ओम हो इतने छोटे से टुकड़े का, तो पूरे वायर जो ओरिजिनल वायर था जिसके ये टुकड़े किए गए उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। बच्चों से कई बार गलतियां हो जाती हैं, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। ये पूरा वायर था, उसके टुकड़े किए गए, वायर को पकड़ के खींचा नहीं है, यानी ये सारे टुकड़ों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो सेम होगा, परंतु लेंथ में ये फर्क है, L 2L 4L ऐसा। तो अगर लेंथ दोगुनी हो गई तो इसका रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। इसकी लेंथ दोगुनी तो इसका रेजिस्टेंस भी दोगुना, तो 8 से 2 गुना 16 ओम। इसकी लेंथ दोगुनी तो इसका रेजिस्टेंस भी दोगुना, 16 का 2 गुना 32 ओम। इस तरह हमने ये बात समझी, क्योंकि हम सब जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A। एरिया में फ़र्क पड़ा नहीं और सारे टुकड़ों का मटेरियल सेम ही था, एक ही वायर के टुकड़े हैं, तो रो में भी फ़र्क नहीं पड़ा, एरिया में भी फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क केवल लेंथ में पड़ रहा है। लेंथ अगर दोगुनी कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, पिछले वाले सवालों में हम लेंथ दोगुनी करते थे खींच के, तो लेंथ तो दोगुनी होती थी, एरिया भी आधा हो जाता था, जिस कारण से ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 मिलकर रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाता था। ये उनमें से नहीं है, ये अलग टाइप का सवाल है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा स्लोली आज पढ़ा पाएंगे, हो सकता है 1 2 दिन और थोड़ा आराम से ही पढ़ा पाएं, कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की। देखिए जरा, अभी तक हम लोगों ने अपना 10th क्लास का कुछ पोर्शन कवर कर लिया है। व्हाट इज करेंट, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। उसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा,
जिसमें से रेजिस्टेंस निकला और रेजिस्टेंस को जाना, फिर रेजिस्टेंस के एक दो सवाल लगाए। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। फिर हम जाके अपनी 12th क्लास की करंट को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो वायर होता है बच्चों, मैं अगर थोड़ा सा जूम करूं तो चौड़ा मोटा वायर बना दूं, लगभग सिलेंडर जैसा। ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, दिख रहा है ना आपको? ये पूरा का पूरा उसका क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट इसी एरिया को क्रॉस करते हुए जाता है। मान लीजिए ये लंबा वायर है और उसका कोई भी एक छोटा सा एक जगह पर हमने उसका एरिया बना दिया, ठीक है? यहीं से करंट फ्लो करता है, इस वायर में फ्लो करता रहता है, इस एरिया को ही भेदता हुआ उधर जाता है। ये एरिया यहाँ भी हो सकता है, ऐसे क्रॉस करता हुआ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के अबाउट और करंट बनाते हैं। यहाँ पे एक टर्म हमको जानना है और वो है करंट डेंसिटी। क्या है वो? करंट डेंसिटी। हम इस बात को पता लगाना चाहते हैं कि जो करंट है वो इस लोकल एरिया, छोटे से एरिया के अबाउट कितना है, इस लोकल छोटे से एरिया के अबाउट कितना है, वो इस लोकल छोटे से एरिया के अबाउट कितना है, इस लोकल छोटे से एरिया के अबाउट कितना है, इस लोकल छोटे से एरिया के अबाउट कितना है, पूरे क्रॉस सेक्शन के अबाउट कैसा है करंट, ये सब जानना चाहते हैं। जिसके लिए हमको एक टर्म सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं, क्योंकि करंट एरिया से ही फ्लो करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के अबाउट, इसलिए। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? जे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाई वो करंट किस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहा है, वो वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। तो डेंसिटी हमको पता चल जाएगी कि इतना करंट फ्लो किया, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से। अगर हम पूरे करंट में इस पूरे एरिया को भाग लगा देंगे तो यूनिट एरिया से उसकी हमें डेंसिटी पता चल जाएगी। डेंसिटी का मतलब ही होता है यूनिट, है ना? अगर आप डेंसिटी निकालना जानते हैं तो उसका मतलब होता है मास इन यूनिट वॉल्यूम। इस यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा, है ना? बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे करंट डेंसिटी निकाल रहे हैं। यूनिट एरिया, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लें, उस यूनिट एरिया से कितना करंट क्रॉस कर रहा होगा, ये कैसे पता चलेगा? करंट डिवाइडेड बाई होल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसको हम क्या नाम देते हैं? करंट डेंसिटी। ठीक है, यूनिट एरिया के अबाउट कितना करंट निकल के जा रहा है, इस बात को समझना है। कभी कभार क्या होता है, हमको पागल बना देते हैं। ये वायर होता है और इसको ऐसे काट देते हैं बांसुरी की तरह, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, और करंट तो ऐसे ही फ्लो करता है, हम सब जानते हैं, है ना? और इसको एंगल थीटा ऐसे करके काटा हुआ है, थीटा एंगल से ऐसा तिरछा काट देंगे। तो करंट डेंसिटी हम ऐसे केस में कैसे निकालेंगे? टोटल करंट डिवाइडेड बाई एरिया। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, ध्यान देना है हमेशा। करंट के परपेंडिकुलर क्या एरिया है, हमें इस एरिया से कोई लेना देना नहीं है, तो अपने आप आ जाएगा ए कॉस थीटा। ए का इस एरिया का कॉस कंपोनेंट, है ना? जिसको करंट परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, वो वाला एरिया हमको काउंट करना है। तो ये वाला एरिया नहीं, ये वाला एरिया जो कि हमने यहाँ पर काउंट किया था, वही हमें यहाँ भी काउंट करना है। तो जे जो बन जाएगा वो बन जाएगा आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। इससे हम एक और चीज समझ सकते हैं, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, और यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जे डॉट ए। और यहाँ पहली बार मैथमेटिकली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट सारे के सारे स्केलर्स होते हैं, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ से हम वो चीज़ देख सकते हैं जे अपॉन आई, जे इज इक्वल टू आई अपॉन एरिया।
तो जे ए कॉस थीटा इज इक्वल टू आई, जे ए कॉस थीटा आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। इसमें आपको कोई स्ट्रेस या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, करंट डिवाइडेड बाय एरिया इज करंट डेंसिटी। और वो एरिया कौन सा लेना है, अगर ये वायर है मोटा सा तो एरिया ये वाला लेना है जिसको करंट ऐसे परपेंडिकुलरली भेद रहा हो। तिरछा विरछा एरिया नहीं लेना है, अगर तिरछा है तो उसका अपने आप ये कॉस कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। और ये करंट डेंसिटी अभी हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, और असल बात है वास्तव में भी ये उतना यूजफुल नहीं है इस चैप्टर में। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नया करंट भी मिलेगा जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी, जो आपके घरों में आता है जिससे पंखे चलते हैं। उस करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमको करंट डेंसिटी अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, करंट डिवाइडेड बाय दैट एरिया, तो हमको पता चल जाएगा यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो करते हुए जा रहा है। ठीक है साहब, चलिए, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको मैं बता दूं। जैसे कि टर्म आ रहा है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वायर में, जो चार्ज फ्लो करता है वायर में, जो करंट फ्लो करता है, जो करंट बनता है, उसको कितना अपोजिशन, कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। हमने बताया था बड़ा ही टक्कर लग लुग के कहीं इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसको बहुत दिक्कतें होती हैं, वही रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है। ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी 1/R, कॉल्ड कंडक्टेंस। सीधी सी बात, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा वायर में, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इस वायर में, तो ये उतना अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला वायर है तो वो उतना अच्छे से करंट को कंडक्ट नहीं करा पाएगा अपने अंदर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर। इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगा, रेसिप्रोकल है। और अगर बहुत बढ़िया वायर है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, बहुत बढ़िया वायर है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो बहुत अच्छे तरीके से करंट को कंडक्ट करा लेगा अपने अंदर से। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हुई तो कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप अगर इसको सिंबल देना चाहें तो इसको सिंबल भी दे सकते हैं, है ना। आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक्स जी का यूज करते हैं, जी फॉर कंडक्टेंस विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ऐसे ही एक और चीज होती है, इसकी ऐसा यूनिट देख लो क्या होगी, 1/ओम, यानी ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है ना, तो कंडक्टेंस की हो जाएगी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को मो भी बोलते हैं, MHO। ठीक है, क्योंकि ये ओम का उल्टा है, इसको कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं ओम इनवर्स, तो इसको OHM का उल्टा MHO, मोह। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको लिखिए, मोह को अच्छा लगे तो मोह लिख लीजिए, और अगर आपको ओम इनवर्स अच्छा लगे तो ओम इनवर्स लिख लीजिए, दोनों ही सही है। ऐसे ही एक और क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन किया गया, रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, एंस जुड़ा है, रजिस्टिविटी तो कंडक्टिविटी, टीटीविटी, है ना। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1/ओम मीटर, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स को आप मॉ भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉ मीटर इनवर्स। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, ये भी लिखने का एक तरीका है ना। चलिए, तो ये दोनों केवल नए टर्म्स हैं, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा, कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का उल्टा। आइए देखिए, तो इनमें कुछ
खास सीखने को नहीं था। अभी जो हमने आज आते आते सीधा सीधा डायरेक्टली पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, वो एक बहुत यूजफुल टर्म है। ठीक है, तो हम करंट डेंसिटी को डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। करंट जो जा रहा है किसी वायर में डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, चलिए ओम्स लॉ क्या होता है हमारे पास, V बराबर आर आई या आई आर, है ना। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ओम्स लॉ का एक और फॉर्म है जिसको हम वेक्टर फॉर्म बोलते हैं ओम्स लॉ की, उसमें जरा हम देख लें कि ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, अभी एक एक नंबर के डेरिवेशन टाइप्स हैं। वेक्टर फॉर्म क्या रहेगी जरा देखिए। V बराबर क्या होता है, आर आई, इतना हम जानते हैं ओम्स लॉ में, इतना ही जानते हैं, वास्तविकता तो यही है। V बराबर और क्या इसको लिख सकते हैं, रो एल बाई ए, वेरी गुड। और यहाँ I अपॉन ए क्या बन जाएगा, J करंट डेंसिटी, तो V इज इक्वल टू रो एल और G बन जाएगा J। L को इधर लेके आइए, V क्या होता है आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास वायर है तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड्स के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम V बोलते हैं। और L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, तो V अपॉन L क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर। आपको याद होगा E इज इक्वल टू, अगर मॉड लगा लें तो dV अपॉन dr, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता हो डिवाइडेड बाई लेंथ पता हो तो आप इस रेशियो को इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। ठीक है, इनसाइड द वायर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आइए देखिए। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो जे, और ये है बच्चों ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। 2 या 3 लाइनों में कंप्लीट हो जाती है। V बराबर आई आर, आर की जगह रो एल बाई ए लिख देंगे, आई अपॉन ए बिकम्स जे, V अपॉन एल बिकम्स ई, ई इज इक्वल टू रो जे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, करंट की जगह करंट डेंसिटी आ गया है, और आर की जगह रो आ गया। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, किस तरह, E इंटू 1 अपॉन रो, रो को उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू जे, और 1 अपॉन रजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, है ना। 1 अपॉन रजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म है, हम ऐसे ही लिखना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको ऐसे भी लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई नई बात नहीं है जिससे कि आप ये सोचे कि ये कौन सी नई बात आ गई। ये हमारा ओम्स लॉ ही है, पुराना प्यारा सा ओम्स लॉ। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हम लोग ओम्स लॉ जानने लगे हैं, अच्छी बात है। रेजिस्टेंस के कुछ सवाल लगाए, हाँ वो भी लगाए हैं। करंट डेंसिटी वो भी हो गया, वेक्टर फॉर्म में लिखना सीख गए ओम्स लॉ को, वो भी हो गया। आखिरकार रेजिस्टेंस होता क्या है, टोटल दिक्कत जो हुई है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब कोई करंट फ्लो करता है वायर में, जब कोई चार्ज फ्लो करता है वायर में, तो चार्ज को दिक्कतें होती हैं, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा साहब, वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। रजिस्टर्स बनते कैसे हैं, क्या होते हैं रजिस्टर्स, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा बीमार हूँ इसके लिए थोड़ा कभी कभी रुकना पड़ता है, कोई बात नहीं। पहला रजिस्टर होता है, कुछ एलॉय के वायर्स, छोटे छोटे वायर्स ले लेते हैं, जैसे कि आपने नाइक्रोम का वायर ले लिया है ना। नाइक्रोम का वायर जो है वो एक छोटा सा टुकड़ा है वायर का, एक बहुत ज़बरदस्त रजिस्टर का काम करता है। क्योंकि बच्चों नाइक्रोम जो है एक एलॉय है और उसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, रो की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका रेजिस्टेंस बहुत 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 ज़्यादा होता है।
इसलिए जो एलॉय होते हैं, एलॉय अभी मैं इस पर भी आऊँगा कि एलॉय की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्यों ज़्यादा होती है। जो एलॉय होते हैं उनके टुकड़े जो होते हैं वायर के, छोटे छोटे टुकड़े, वो बहुत अच्छा रजिस्टर का काम करते हैं, है ना। यानी आपका अगर कॉपर का वायर है और आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट बहुत ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि I = V/R, R की वैल्यू बहुत कम है, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। तो आप क्या करें, करंट को कम करने के लिए इस यहाँ पर किसी एलॉय का एक छोटा सा टुकड़ा लगा दें, तो ये एलॉय का छोटा सा टुकड़ा रजिस्टर का काम करेगा, बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है इसका। और ऐसा करने से इस वायर में करंट कम हो जाएगा, क्योंकि I = V/R, R की वैल्यू हमने बढ़ा दी, बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है ये, तो अपने आप करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो रजिस्टर्स हमारे ये होते हैं एलॉय, क्यों होते हैं एलॉय उस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरे रजिस्टर्स होते हैं कार्बन रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं इनको? कार्बन रजिस्टर्स। ये कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूं, हालांकि ये अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। क्ले जो होती है, क्ले मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होती है, उसमें कुछ ग्रेफाइट मिलाते हैं। हम सब जानते हैं ना कि ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट अपने अंदर से करंट को जाने देता है। अब मिट्टी में, क्ले में हम थोड़ा सा ग्रेफाइट मिलाएंगे। ये देखिए जरा, ये क्ले है, इसमें कुछ मात्रा ग्रेफाइट की मिला देंगे, पाउडर जो होता है ग्रेफाइट का, ये हमने इस तरीके से मिला दिया। अब अगर हम इधर और इधर वायर से करंट को गुजारेंगे तो करंट इससे क्रॉस तो होगा, पर बहुत 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 कम करंट क्रॉस हो पाएगा, क्योंकि ये क्ले से बना हुआ है। क्ले बहुत अच्छी इंसुलेटर होती है, परंतु इसमें थोड़ा बहुत ग्रेफाइट मिलाया गया है, इसलिए थोड़ा बहुत करंट जरूर क्रॉस करेगा। ये जो होते हैं ये बहुत अच्छे रजिस्टर्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग कार्बन रजिस्टर्स, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का ही रूप है ना। और इनको डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं मिट्टी के ढेले की तरह नहीं रखते, प्लास्टिक के पैकेट में ऐसे क्लोज कर देते हैं। और आपने पैकेट को देखा भी होगा, प्लास्टिक का इस प्रकार का पैकेट होता है, ठीक है। और ये जो अपनी कोई भी मशीन होती है उसमें जो ग्रीन बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, उनमें आपने इस स्ट्रक्चर की चीज़ भी देखी होगी। मैं इसकी फ़ोटो ज़रूर आप तक शेयर करूँगा, जिसमें यहाँ वायर होते हैं, अंदर क्या होता है, क्ले होती है और कुछ अमाउंट ऑफ ग्रेफाइट, जो कि बहुत अच्छा रजिस्टर होता है। आप ग्रेफाइट को जितना कम करेंगे करंट उतना कम क्रॉस हो पाएगा, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप ग्रेफाइट की जितनी ज़्यादा मात्रा मिलाएंगे क्ले में, करंट उतना अच्छे से क्रॉस हो जाएगा, रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। तो एक्चुअल में ग्रेफाइट की कंसंट्रेशन के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है, कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बहुत फेमस रजिस्टर्स हैं, क्योंकि बहुत सस्ते आते हैं। क्ले बहुत सस्ती होती है, फ्री में आती है। ग्रेफाइट बहुत सस्ता मटेरियल है, इसलिए ये रजिस्टर्स हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। एलॉय के जो वायर होते हैं उनका भी पुराने ज़माने में काफ़ी यूज होता था, आज भी लैब में काफ़ी यूज होता है, परंतु डिवाइसेस में हम ऐसे कार्बन रजिस्टर्स को ही यूज करते हैं। तो रजिस्टर्स का मतलब क्या है, ऐसी चीज़ें जो रेजिस्टेंस ऑफर करें, जिनमें दिक्कत हो चलने में। एक तो एलॉय और दूसरा ये कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स बहुत फेमस रजिस्टर्स हैं, आजकल उनका हम धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। क्ले में थोड़ा बहुत ग्रेफाइट मिला लेते हैं, वही एक बहुत अच्छा सा कार्बन रजिस्टर बन जाता है। सही है, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। कार्बन रजिस्टर्स के बारे में अगर आपको और पढ़ना हो और जानकारी प्राप्त करनी हो, आपके एनसीईआरटी में दी गई है, या हमसे जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आप खुल के हमसे इस बारे में बात कर सकते हैं। हम किसी भी क्लास में कभी भी उस कार्बन रजिस्टर्स के बारे में आपको बता देंगे, जब भी हमें उचित लगेगा उस समय, ठीक है। बहुत आसान है, परंतु बहुत पहले से ही ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं रहे हैं। आप अगर कहेंगे तो आपको बता जरूर दिया जाएगा। हालांकि मैंने उसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो मैंने बता दिया। आइए देखिए, अब हम शुरू करते हैं अपने 12th क्लास की पढ़ाई। हमने ओम्स लॉ जान लिया, ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना सीख लिया, करंट डेंसिटी एक नई क्वांटिटी को समझ लिया, ठीक है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, एलॉयज के टुकड़े होते हैं, उसको जान लिया।
चलिए पहले मैं यही बता देता हूं कि एलॉयज हाई रेजिस्टेंस के क्यों होते हैं। जो प्योर मटेरियल है, प्योर कॉपर है, प्योर आयरन है, प्योर एल्युमिनियम है, वो उतना स्ट्रॉन्ग रजिस्टर नहीं बन सकता, उनका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं होता, एलॉयज का ज़्यादा होता है। क्यों? देखिए ज़रा, मैं जब भी इसको बताता हूँ तो एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास क्रेड है संतरे की, हाँ आप लोग जानते होंगे जब आप फल वालों के पास जाते हैं तो उनके पास एक बॉक्स होता है और उसमें अरेंज होते हैं सारे के सारे फल। मान लीजिए एक बॉक्स में संतरे इस प्रकार से अरेंज हैं। संतरे लगभग सारे के सारे सेम साइज के हैं, इस प्रकार से अरेंज हैं एक बक्से में संतरे, है ना। आप जानते हैं 4 संतरों के बीच में जो खाली स्थान है ये काफ़ी ज़्यादा रहता है ना। ये खाली स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये है आपका एक प्योर एलिमेंट, मान सकते हैं आप कॉपर। ये उसके एटम्स हैं और एटम्स के बीच में जो खाली स्थान जो है ना, इन्हीं खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं। और चूंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पूरे कॉपर में होता है, कुछ उल्टा सीधा नहीं होता है, ऐसा ही डिसिप्लिन में होता है, तो यहाँ पर खाली स्थान की ट्यूब्स होती हैं बहुत सारी, तो उन ट्यूब्स में ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, आपस में टकराते रहते हैं, कम टकराएंगे अगर इसी में फ्लो करेंगे तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन इन्हीं खाली जगह में फ्लो करते रहते हैं। अगला एक बॉक्स आप लीजिए जिसमें संतरे के साथ साथ नींबू भी मिक्स कीजिए। तो कहीं नींबू होगा, कहीं संतरा होगा, कहीं नींबू होगा। तो आम तौर पर क्या होगा, ये संतरे हैं और यहां पर आप इनके नींबू भी डाल दीजिए इस तरह से। नींबू छोटा होता है साइज में, संतरा बड़ा होता है। कितनी बड़ा ज्ञान दे रहे हैं हम, है ना। तो असल में आप इस बात को सोचें कि जो यहां पर खाली स्थान था वो खाली स्थान ज्यादातर नींबू ने घेर लिया, तो अब उतना खाली स्थान नहीं बचा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में ज्यादा दिक्कत होगी, इसमें खाली स्थान नहीं बचा है। जो खाली वेकेंट पोजीशंस होती हैं एटम्स के बीच में, वो किसी दूसरे छोटे से एटम ने ले ली है। ये एलॉय है बच्चों। एलॉय में 2-3 प्रकार के, 2-3 साइजेस के एटम्स को मिक्स किया जाता है जिससे कि अंदर कम से कम जगह बनी रहे। ठीक है, जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे एटम्स ऐसे रख जाते हैं और ऐसा होने से ये जो स्पेस है वो स्पेस घिर जाती है और इलेक्ट्रॉन्स को इसमें बहुत तकलीफ होती है चलने में। इसलिए हम कहते हैं कि एलॉयज का रो बहुत ज़्यादा होता है, अरेंजमेंट ही गड़बड़ होता है। इस कारण से रजिस्टिविटी ज़्यादा रहती है और अल्टीमेटली रजिस्टेंस की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये एक बहुत खास बात है, आपको पता होनी चाहिए कि एलॉयज जो होते हैं वो हमेशा हाई रेजिस्टेंस के होते हैं, इसीलिए एलॉयज के रजिस्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब हम अपनी पढ़ाई को आगे करते हैं और एक छोटी सी कहानी है उससे हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 हमारा बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुका है और अब हम 12th की बात चालू करेंगे। बच्चों अभी तक जो हमने करंट को जाना है I = Q/T, असल में ये ऊपरी तरह से जाना है, सुपरफिशियल लेवल से हमने उस नॉलेज को कलेक्ट किया है। चार्जेस का फ्लो होना क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट कहलाता है, सही बात है। हम इसको और थोड़ा डीपली जानना चाहते हैं और गहराई से जानना चाहते हैं करंट को। हम अपने इस टॉपिक को पकड़ के रखे हैं कि करंट असल में और अच्छे से हमें समझना है। फिर हम दोबारा से ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस को समझेंगे अच्छे से, रेजिस्टिविटी को अच्छे से समझेंगे। जब हमको सही से समझ आ जाएगा तभी हम आगे की तरफ कूच करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो करंट को और अच्छे से असल में क्या है, करंट का मतलब होता है एक नॉर्मल इंट्यूशन क्या कहलाता है, करंट का मतलब होता है फ्लो होना, फ्लो करना किसी चीज का। यानी जो करंट है उसके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं वेलोसिटी आना चाहिए, उसके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए, वेलोसिटी आना चाहिए। वेलोसिटी ज़्यादा तो करंट ज़्यादा होना चाहिए, वेलोसिटी कम तो करंट कम होना चाहिए, फ्लो ज़्यादा तो करंट ज़्यादा होना चाहिए।
लेकिन हमारे फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं है। हम चाहते हैं कि करंट का कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाल के लाएं जो वेलोसिटी के टर्म्स में हो इलेक्ट्रॉन्स की, जिससे कि हम वायर के अंदर जाके उसको फील कर सकें इलेक्ट्रॉन्स कि ये वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी है तो क्या करंट होगा इस समय, इस बात को समझ सकें। ठीक है, तो हम थोड़ा सा गहराई पे उसको समझना चाहते हैं, उस करंट को। जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं वो दोबारा से पढ़ेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। एक जो हमारा नॉर्मल सा मेटल का टुकड़ा होता है, मान लीजिए ये जो मार्कर है वो मेटल का बना हुआ है, एक मेटल का टुकड़ा है। इसमें ढेरों एटम्स होते हैं और एक एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस पूरे टुकड़े के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, मिलियंस से भी ज़्यादा है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ऑलमोस्ट हमेशा फ्रीली घूमते रहते हैं पूरे स्ट्रक्चर में, एटम का चक्कर नहीं लगाते, पूरे स्ट्रक्चर में घूमते हैं। अब ये जो हमारे पास मेटल की रॉड है, मेटल का टुकड़ा, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, उस समय कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई उधर जा रहा होगा। मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिलियंस से भी ज्यादा, और सारे इलेक्ट्रॉन उल्टा सीधा मोशन कर रहे होंगे अपनी थर्मल एनर्जी के कारण। इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टेढ़ा मेढ़ा मोशन कर रहे होंगे, कोई उधर जा रहा होगा, कोई इधर, 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 कोई नीचे, कोई ऊपर। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, कोई डिसिप्लिन्ड मोशन नहीं होने वाला, थर्मल एनर्जी के कारण मोशन हो रहा है इसलिए। अच्छा सा हम क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कोई ऊपर जा रहा, कोई नीचे, कोई इधर, कोई उधर, रैंडमली ओरिएंटेड है उनका मोशन, इसलिए अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, इस इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इसकी वेलोसिटी तो है इसके पास v, हर इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है। जो फ्री नहीं है उनके पास भी है, वो भी चक्कर लगा रहे हैं, उनके पास भी अपनी वेलोसिटी है। तो जो फ्री हैं उनके पास तो वेलोसिटी होगी होगी, हर इलेक्ट्रॉन के पास अपनी वेलोसिटी है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि मोशन रैंडम है, कोई ऊपर होगा तो कोई ज़रूर नीचे भी होगा जो उसकी वेलोसिटी को कैंसिल कर रहा होगा, कोई इधर होगा तो कोई ज़रूर इधर भी होगा जो उसकी वेलोसिटी को कैंसिल कर रहा होगा। रैंडमनेस होने के कारण से मोशन में इधर उधर इधर हर तरफ, हर पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, क्योंकि थर्मल एनर्जी के कारण वो घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। आपके पास मेटल का टुकड़ा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन टेढ़े मेढ़े घूमते रहते हैं, दिखते नहीं हैं। तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। इंडिविजुअल वेलोसिटी तो है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0, 0। और इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी नहीं है। इंडिविजुअल वेलोसिटी है, देखिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेकिन ऑन एन एवरेज किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि जब हम इसको टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। इसका मतलब किसी भी डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे। एवरेज वेलोसिटी 0 है। ठीक है, हम एक मज़ेदार काम करने वाले हैं। इस टुकड़े में बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं। बैटरी का जो एक टर्मिनल होगा वो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक तरफ खींचने लगेगा, और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो भी टेढ़ा मेढ़ा जा रहे हैं वो सब डिसिप्लिन मैनर में एक तरफ हो जाएंगे, और तब जाके बनेगा करंट, और हम उसको पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये हम कल के लेक्चर में ही पढ़ेंगे। आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। सभी लोग अपना ख्याल रखें और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी पढ़ भी लेंगे, लेकिन अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़ते रहें, अच्छे से रिवाइज करते रहें, और डाउट्स हो तो वो ज़रूर पूछें। ठीक है, थैंक यू।